हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल ऋषभ पंत स्टडी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 कक्षा 10 का है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक विज्ञान का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, और इसको हम पावर शेयरिंग बोलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और हम आपके लिए लेके आए हैं हैंड रिटन नोट्स विद पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेल्जियम। सत्ता के साझेदारी पढ़ने के लिए हमें बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा देश है। यूरोप महाद्वीप का एक सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा नहीं बोल सकते, एक छोटा सा देश है, जो कि हरियाणा राज्य से भी छोटा है, जो कि भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। जो बेल्जियम की सीमा लगती है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है या फिर नहीं लगती। अगर आपसे पूछे लगती है तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये 4 देश का नाम याद रखना है। अगर इनके अलावा कोई देश आता है तो अब वो गलत हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आबादी 1 करोड़ से अधिक है। जो बेल्जियम की आबादी है, जनसंख्या, वो 1 करोड़ से अधिक है। जाति बनावट जटिल है, वहाँ की क्या जाति बनावट जटिल है। अब देखते हैं बेल्जियम समुदाय के बारे में हम पढ़ते हैं। बेल्जियम समुदाय में सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिश इलाका। 2 इलाका थे, एक बोलेनेविया, एक फ्लेमिश। तो फ्लेमिश इलाका में 59% डच भाषा बोली जाती थी। कितने फ्लेमिश इलाका में बेल्जियम समुदाय के 61% डच भाषा बोली जाती थी। बोलिनिया इलाका में 40% फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है। तो राजधानी जो थी हमारी ब्रुसेल्स थी। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा और 20% लोग डच भाषा प्रयोग करते हैं। इसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, या फिर अच्छे से आप समझ सकते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। जो अल्पसंख्यक थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले बेल्जियम में, वो ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध। समृद्ध का मतलब धन, पैसे, हर चीज़ से वो अच्छे थे। अब डच भाषा लोग इस बात से नाराज़ थे, जो डच भाषा बोलते थे, वो इस बात को लेकर नाराज़ थे कि 1950 से 1960 तक समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, क्योंकि जाति बनावट वहाँ पे ज़्यादा थी, और इसलिए वहाँ पे समूह के बीच तनाव बढ़ गया था। तो ब्रुसेल्स में तनाव ज़्यादा दिखता था। क्या ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स, तनाव ज़्यादा दिखता था। इतना डिस्कस हो गया। अब आगे चलते हैं, हम श्रीलंका समुदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका के बारे में है, जो श्रीलंका है हमारा दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, जबकि बेल्जियम की आबादी हमने देखी थी 1 करोड़ से अधिक थी। और ये क्या है? श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ? दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। और बेल्जियम हमारा यूरोप महाद्वीप का छोटा देश है। यहाँ भी जातीय समूह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सिंहली और तमिल मजदूर हैं। और सिंहली हैं जो 74%, जो कि मूल निवासी तमिल थे। और तमिल जो 18% हैं, वो भारत के तमिलनाडु से गए थे। तमिल श्रीलंका मूल और भारत मूल। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में बसे थे। सिंहली बौद्ध धर्म को मानते थे। सिंहली यहाँ से भी बन सकता है। सिंहली किस धर्म को मानते? सिंहली बौद्ध धर्म को मानते थे। तमिल हिंदू व मुस्लिम धर्म दोनों को मानते थे। ईसाई 7% थे। क्या ईसाई 7% थे श्रीलंका में, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं को मानते थे। अब हम देखेंगे गाइस श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। स्वतंत्रता 1948 में यहाँ सिंहली समुदाय का दबदबा था। 1948 में यहाँ सिंहली समुदाय का दबदबा था। 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या? सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता की नीति बनाई गई। सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना शुरू किया।
इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज़ हो गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने जाने लगा था, इसलिए और इन्हीं फैसलों से सब जो तमिल की जनता नाराज़ हो गई थी। तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाया। तमिल लोगों की मांगे अब देखते हैं हम। तमिल को राजभाषा बनाया जाए। पहली उनकी मांग थी कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए। शिक्षा और रोजगार में सभी को समान अवसर दिए जाएं। अपना एक उग्र संगठन बनाया जाए। लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम 1980 में उन्होंने अपना एक उग्र संगठन बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम, जिसे लिट्टे भी बोलते हैं। दोनों समुदायों के बीच टकराव और गृह युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना एक नया संगठन 1980 में तमिल लोगों ने बना लिया, और इससे फिर श्रीलंका में क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि यहाँ सिहली लोग तमिल लोग को पसंद नहीं करते थे। अब देखते हैं बेल्जियम की साझेदारी। बेल्जियम ने किस प्रकार से साझेदारी की थी, जो कि श्रीलंका की पूरी तरह से विपरीत है। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर तथा सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, क्षेत्रीय अंतर तथा सांस्कृतिक जो भिन्नताएं थी, जाति धर्म और हर एक प्रकार की भिन्नताएं थी, उनको नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने 4 बार संविधान में संशोधन किया। संशोधन इसलिए किया ताकि देश में सभी मिलजुल कर रह सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल। बेल्जियम ने एक मॉडल अपनाया था। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों को बहुमत हो। ये बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल था। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों को क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क हैं। पहला तर्क, सत्ता का बंटवारा ठीक है, विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। दूसरा तर्क, सत्ता में साझेदारी को सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सिर्फ आपके लिए अति लघु के लिए ही इम्पोर्टेंट है, और लघु का और दीर्घ के लिए हम बाद में इसको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि वोट देकर अपने नेताओं को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है। यह पुराने नियमों व कानूनों में संशोधन करती है। भारत में सत्ता की साझेदारी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा ही होती है, यानी कि जनता ही होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों का उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। ये थी भारत में सत्ता की साझेदारी। तो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। ये आपको लघु में पूछ सकता है प्रश्न, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। सामाजिक समूह जैसे कि धर्म, विभिन्न जाति, हिंदू, मुस्लिम, इनमें जो लड़ाइयाँ होंगी वो कम हो जाएंगी सत्ता की साझेदारी से। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है, बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम। यदि हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी तो हिंदू हमारे बहुसंख्यक होंगे। तो सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है।
और अगला पॉइंट है हमारा, लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी हमारी लोकतंत्र की सरकार की नींव बनेगी। इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। लघु उत्तरी है, पूरी तरह से आपके लिए 4 नंबर में पूछा जाने की बेहद ही इसकी प्रायिकता है। अब हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के 2 कारण हैं। क्या? सत्ता की साझेदारी के 2 कारण देखेंगे। एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा का अनन्य रखना। अब देखते हैं शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा होता है? तो लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि क्षैतिज बंटवारा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इस प्रकार के बंटवारे को सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। आप इसको आराम से अगर 2 मार्क्स में है तो आप लिख सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति ना हो, मतलब ज़्यादा शक्ति ना हो जिससे उसका दुरुपयोग कर सके। यह विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन यह सांसद के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? संसद के अधीन होती है। संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसे जनता का जवाब देना न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका का काम यह होता है कि विधायिका और कार्यपालिका सही से काम कर रही हैं या नहीं। आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। भारत सरकार को 2 मुख्य स्तरों में बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब हम बाद में पढ़ेंगे अगला अध्याय जो है हमारा संघवाद, और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अभी हमने देखा था पीछे एक शब्द आया था विकेंद्रीकरण, जो कि हमें संघवाद में ही पढ़ने को मिलेगा। जब हम ये अध्याय पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सामाजिक विज्ञान की पूरी नोट्स विद इसी तरह हैंड नोट्स मिल जाएँ और ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।